नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 8 में हिंदी में पुनरावर्तन एक आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने दोहे जो चैप्टर में हमने देखे थे, इसके बाद ये पुनरावर्तन एक को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये पुनरावर्तन एक जो हम देखने वाले हैं, उसमें जो जो आप लोगों को बताया है वो आप लोगों को अपनी फेयरबुक में यहाँ लिंग परिवर्तन आएंगे, वाक्य का परिवर्तन करना है, वो आएगा इसमें। तो आप लोगों को वो ही अपनी फेयरबुक में ये लिखना है। तो इससे पहले हम यहाँ पहला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है। पहले प्रश्न में बताया है कि अपने मित्र को जीवन लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। जो हमने पहला चैप्टर देखा था, पत्र लेखन एवं डायरी, उसमें हमने ऐसे बहुत सारे पत्र देखे थे। तो इसमें से आपको आपको कौन सा पत्र लिखना है? अपने मित्र को निबंध लेखन की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें उसका पहला क्रमांक आया है, तो आपको उसको बधाई पत्र लिखना है। ऐसा पत्र आप लोगों को एक अपनी फेयरबुक में लिखना है। तो ये हुआ पुनरावर्तन लेखन का पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। तो दूसरे प्रश्न पर है कि निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न की सूचना क्या है, पहला वो पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित यहाँ बताए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में आपको प्रयोग करना है। इसमें पहला वाक्य है दास। तो दास का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या आएगा? दासी। मैं आपको लिंग परिवर्तन कर देता हूँ, वाक्य आप लोगों को बनवाना है। आपको एक बार सिखा देता हूँ कैसे आप लोगों को लिंग परिवर्तन करना है। तो मैं आपको दास का दासी मैंने लिंग परिवर्तन कर दिया। अब जो जो यहाँ 10 वाक्य आपके सामने रखा गया है, इसमें आप लोगों को मैं ये बना दिया, आपको दास का दासी पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग कर दिया। अब आप लोगों को इसके ऊपर वाक्य बनाना है। मैं पहला वाक्य आपको बता देता हूँ कि मीरा अपने कृष्ण को कृष्ण की दासी मानती थी। तो ये दास का लिंग परिवर्तन किया, पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में किया तो दासी हुआ। तो मैंने ये वाक्य बनाया आप लोगों ने, मीरा अपने आप को कृष्ण की दासी मानती थी। ये पहला वाक्य हुआ। अब वैसा ही दूसरा वाक्य है धोबी। धोबी का होगा धोबिन, लिंग परिवर्तन किया, वाक्य आप लोगों को बनवाना है। तीसरा है स्वामी। तीसरा वाक्य है स्वामी। तो धोबी का हुआ धोबी। स्वामी का हुआ स्वामिनी। पहला वाक्य क्या किया? दास का दासी किया, धोबी का धोबिन किया। स्वामी का किया स्वामिनी। अब विद्वान चौथा है। तो विद्वान का क्या होगा? पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में लेंगे, लिंग लिखेंगे तो विदुषी। क्या होगा? विदुषी। चौथा वाक्य है विद्वान, तो उसका होगा विदुषी। दास का दासी, धोबिन धोबी का धोबिन हुआ, स्वामी का स्वामिनी हुआ। पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में आपको परिवर्तन करना है। विद्वान का हुआ विदुषी। और पांचवा वाक्य हमारे सामने कि पांचवे वाक्य में है बाबू। तो ये जो पांचवा वाक्य है बाबू, तो बाबू का क्या होगा? बाबू का होगा बाबू का होगा बबुआई। क्या होगा? लिख लेता हूं, मैं आपको दिखा देता हूँ।
बाबू का होगा बबुआई। अब छठा वाक्य बूढ़ा, बूढ़ा तो बुढ़िया, बूढ़ा का क्या होगा बुढ़िया। शेर आया तो शेरना का शेरनी। आठवां वाक्य है पंडित तो पंडितायन। पंडित तो पंडितायन। नौवां वाक्य है भैंस तो भैंसा। 10वां और लास्ट वाक्य है लेखक तो लेखिका। ये 10 वाक्य का पहले वाक्य का हमने देखा कि मीरा अपने आप को भगवान कृष्ण की दासी मानती है। वो हमने पहला वाक्य का लिंग परिवर्तन करके पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया। धोबी का धोबिन हुआ, स्वामी का स्वामिनी हुआ, विद्वान का विदुषी हुआ, बाबू का हुआ बबुआई, बूढ़ा का बुढ़िया हुआ, शेर का शेरनी हुआ, पंडित का पंडिताइन हुआ, भैंस का भैंसा हुआ और लेखक का लेखिका। ये 10 वाक्य में हमने पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया। अब आप लोगों को इसमें इसके ऊपर से आपको वाक्य बनवाना है कि वाक्य आप लोगों को स्त्रीलिंग का ही जो हमने परिवर्तन किया उसमें से ही बनवाना है। पहले हमने पहला वाक्य हमने देखा कि मीरा अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की दासी मानती है, तो हमने दास का उसमें दासी किया है, परिवर्तन किया है। तो वाक्य भी हमें जो हम परिवर्तन करते हैं उसमें से आप लोगों को बनवाना है। ये हमने दूसरा प्रश्न ये क्लियर किया। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तो तीसरे प्रश्न पर है निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करके। पहला था वो लिंग परिवर्तन किया था, अभी वचन परिवर्तन करना है। गमला पहला वाक्य है हमारे सामने। उन शब्दों का आपको वचन परिवर्तन करना है। एक वचन में से द्विवचन में हो तो बहुवचन में लेना है। तो यहाँ गमला और एक वचन में यहाँ बताया गया है। सूचना पहला पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब गमला यहाँ है पहला वाक्य। तो गमला का हुआ गमले, गमला का हुआ तो यहाँ वचन परिवर्तन किया, गमला का हुआ गमले। अब इनके ऊपर वाक्य बनवाते तो उसमें पहला वाक्य मैं आपको यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ कि कैसे वाक्य आप लोगों को वाक्य प्रयोग करके वो वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला वाक्य हम लिख लेते हैं कि गमले एक कतार में लगा दिए हैं। ये उनका वाक्य में प्रयोग किया है। पहला वचन परिवर्तन किया, पहले क्या हुआ गमला का गमले, बाद में हमने वाक्य में कन्वर्ट किया, परिवर्तन किया। गमले एक कतार में लगा दिए हैं, ये हमने उनका वाक्य में प्रयोग किया। वैसे ही दूसरा है माला। एक माला का यहाँ एक वचन है तो हमें बहुवचन में करना है, तो क्या करेंगे हम मालाएं। अब आप लोगों को इनमें से मैंने पहले आपको उदाहरण के तौर पर ये मैंने पहला वाक्य आपको लिख कर दिखा दिया, गमले एक कतार में लगा दिए हैं। अब आपको ऐसा ही माला का एक दूसरा और वाक्य आप लोगों को अपने हिसाब से बनवाना है। तो दूसरा है कहानी। कहानी का वचन परिवर्तन करेंगे तो आएगा कहानियां। क्या आएगा कहानियां। एक वचन में से बहुवचन दे दिया। वाक्य का प्रयोग आप लोगों को करना है। चौथा है तिथि।
तिथि एक वचन है तो तिथि का करेंगे तो तिथिया। वाक्य में प्रयोग आप लोगों को करना है। पांचवा है डिबिया। डिबिया का होगा डिबिया, यही आएगा लेकिन उसके ऊपर एक रेफ आएगा। डिबिया वही रहेगा सेम। वाक्य का प्रयोग आप लोगों को करना है। चूड़ी तो छठा है तो चूड़िया। वाक्य का प्रयोग आप लोगों को करना है। सातवां वाक्य देखते हैं। सहेली यानी कि सहेलिया। सहेली का वचन परिवर्तन किया सहेलिया। वाक्य का प्रयोग आप लोगों को करना है। सेना तो सेनाएं। नौवां वाक्य है चीज तो चीजें। चीज का वाक्य परिवर्तन किया, वचन परिवर्तन किया, चीजें हुआ। वाक्य का प्रयोग आप लोगों को करना है। वस्तु तो इसका होगा वस्तुएं। ये 10 वाक्य का हमने प्रयोग किया, वचन परिवर्तन किया। पहला वाक्य मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आप लोगों को करना है। गमले एक कतार में लगा दिए है, ये मैंने आप लोगों को वाक्य वैसे ही आप लोगों को दूसरा 9 वाक्य आप लोगों को बनाना है। पहला मैंने बना दिया 2 से 10 तक आप लोगों आपको ये वाक्य बनवाना है। यहाँ का मैंने आप लोगों को वचन परिवर्तन कर दिया है। अब आप लोगों को सिर्फ वाक्य बनवाना है और ये समझ लेना है कि कैसे ये वाक्य परिवर्तन। पहले हमने पहले प्रश्न दूसरे प्रश्न में देखा था लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में हमने परिवर्तन किया। बाद में ये चौथा प्रश्न जिसके अंदर वचन परिवर्तन हमने किया। ये आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है, लेकिन ये वाक्य का प्रयोग भी आप लोगों को करना है। अब चौथा प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित इकाइयों को पढ़कर इनमें से आपको जीवन में उतारने जैसा कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, इनकी सूची तैयार कीजिए। जो यहाँ इकाइयां बताई गई है उसमें से उनको आपको पढ़ना है और इसमें से आपको अपने जीवन में उतारने के लिए कौन कौन सी बातें अच्छी लगी उनकी सूची आपको तैयार करना है। इसमें पहली है इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का आप चैप्टर हमने पढ़ा, तो आपको पढ़ना है और उसमें से आपको जीवन में कौन कौन सी बातें जीवन में उतारने को अच्छी लगी और उनका आप एक सूची तैयार आप लोगों को करना है। और तीसरा है मत बांटो इंसान को। वो जो हमने कविता पढ़ी थी वो भी आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। उनका सारांश देखकर उनमें से आपको क्या जीवन में अच्छा लगा वो आप लोग एक सूची सूची यानी कि स्टेप आपको लिखना है कि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री की कौन कौन सी बातें हमको अच्छी लगी कि वो कर्मों को ही प्रथम मानते थे। तो पहला स्टेप लिखा हमने कि उनके जीवन में से ये सीखने की बात थी कि हमेशा कर्म करो। तो ऐसे ही मत बांटो इंसान को, वो भी हमने देखा था काव्य। तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी की हमने बहुत सारी बातें जो हमको अच्छी लगी तो हमने वो वहां से देख लिया। अब ये जो चौथा चैप्टर है, चौथा प्रश्न है, उसमें है कुछ राष्ट्रीय नेताओं के जीवन और कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय का उपयोग करके हस्तलिखित अंक तैयार कीजिए। ये आप लोगों को कोई भी, जैसे हमने कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी का चैप्टर देखा, उसके जीवन और कार्य के बारे में आपको लिखना है और उसके जीवन और कार्य के बारे में लिखकर उनमें से आपको जानकारी प्राप्त करनी है। जो आपके पास कोई और पुस्तक हो जो ये कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित हो, तो उसमें से आप लोगों को लिखकर हस्तलिखित आपके अपने हाथों से किसी की जगह से लिया हुआ नहीं,
आपको अपने हस्तलिखित एक अंक तैयार करना है। पत्र जैसा, जैसे पत्र लेखन करते हैं ना, वैसे ही आप लोगों को एक अंक निबंध की तरह एक, उदाहरण के तौर पर हम कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लिखे, तो उसमें से आप लोगों को एक, जैसे निबंध लिखते हैं वैसे ही कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लिखकर उनके नीचे एक अंक तैयार, पत्र जैसे एक अंक तैयार आप लोगों को करना है। ये हुआ पुनरावर्तन हमारा एक कंप्लीट। आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ पहले से। पहला प्रश्न है निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखना है आप लोगों को, आपको अपने मित्र को। और दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है, वो भी आप लोगों को लिखना है। यहाँ मैंने आप लोगों को वाक्य बताया था। और तीसरा प्रश्न था निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो वो भी आप लोगों को वाक्य में प्रयोग करना है। गमले, तो गमले कतार में लगा दिए हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। वैसे ही आप लोगों को ये 10 से 10 वाक्य का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करना है। चौथा प्रश्न पर हमने देखा कि अपने जीवन में उतारने की जैसी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, वो आपको एक सूची स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को तैयार करना है। पहला लिखा लाल बहादुर शास्त्री, तो उनकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, वो आपको एक बात अच्छी लगी तो एक, दूसरी तो दूसरी, ऐसे ही आप लोगों को एक सूची तैयार करना है। मत बांटो इंसान को, वो कविता में से आपको कौन कौन सी बातें अच्छी लगी वो आप लोगों को तैयार करना है। और कुछ राष्ट्रीय नेताओं का जीवन और कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय का उपयोग करके हस्तलिखित आप लोगों को एक अंक तैयार करना है। वो मैंने आप लोगों को समझाया कैसे तैयार करना है। लाल बहादुर शास्त्री, ऐसा नहीं है कि आपको लाल बहादुर शास्त्री जी का ही नाम लेना है, आपको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कोई भी राष्ट्रीय नेता होना चाहिए, कोई बाहर या कोई दूसरा नेता नहीं, राष्ट्रीय नेता होना चाहिए। और उसके कार्य के बारे में आपको पहले जानकारी प्राप्त करना है। और पुस्तकालय का उपयोग करके दूसरी किसी और दूसरी पुस्तक का उपयोग करके आप लोगों को हस्तलिखित एक अंक तैयार करना है। आप इसमें से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए अगर आप कोई और राष्ट्रीय नेता का नाम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आपको भी कुछ जानने को मिलेगा। इसलिए आपको कोई और नेता का नाम लिखकर उनके बारे में, अगर आपके पास पुस्तक है तो ठीक है, फिर भी अगर आप उनके बारे में कुछ जानते हैं तो फिर आपको अपने हाथ से हस्तलिखित एक अंक तैयार, निबंध की तरह एक हस्तलिखित एक अंक तैयार कर लेना है। ये हमने पुनरावर्तन एक यहाँ पूर्ण किया। अब आगे बढ़ते हैं, छठा चैप्टर। तो छठा चैप्टर है तूफान की ओर, तूफानों की ओर। छठे चैप्टर का नाम है तूफानों की ओर। इनके कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। इनके कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। तो पहले हम ये शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौन थे, कहाँ के रहने वाले हैं, उन्हें कौन कौन सी उपन्यास, कौन कौन से पुस्तक लिखे हैं, कृतियां कौन कौन सी लिखी है, वो हम जान लेते हैं। बाद में ये तूफानों की ओर, इसमें से क्या बताया गया वो हम जान लेते हैं। तो 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में, ये उनका जन्म की विगत हमें पहले देखी। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सब विगत। पहले हमने उनकी शिव मंगल सिंह सुमन की जन्म की डेट देखी, 5 अगस्त 1915, ग्राम जगरपुर, इनका जिला है उन्नाव, जो उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, वहां उनका जन्म हुआ था। अब उन्होंने कौन कौन सी डिग्री पास की थी वो देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी, उन्हें ये डिग्रियां प्राप्त की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो काशी में आया हुआ है बनारस में, तो वहां से उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्रियां प्राप्त की थी। और अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थानों में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की उन्होंने।
अनेक अध्ययन संस्थाओं, जो अध्ययन करवाती संस्थाओं में उन्होंने तथा विश्वविद्यालयों में तथा हिंदी संस्था में उन्होंने उच्चतम पद के ऊपर कार्य भी किया है और अनेक देशों की यात्रा की उन्होंने की है। अब आगे जानते हैं उनके बारे में। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित। ये जो उनको सम्मानित किए किए थे उसके बारे में है। 1974 में मिट्टी की बारात और उसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है और 1993 में भारत भारती पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित, वो जो 1974 में जो भारत सरकार द्वारा जो पद्मश्री दिया जाता है उनसे उनको सम्मानित भी किया था। अब ये उनके बारे में हम के जीवन के बारे में कौन कौन सी कहाँ अध्ययन किया और कौन कौन सी डिग्रियां प्राप्त की उनके बारे में हमने जान लिया। तो अब वहां से हम आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी कृतियां उपन्यास कौन कौन सी रचना की उनके बारे में पहले थोड़ा हम जान लेते हैं। तो ये जो शिवमंगल सी सुमन है, उन्होंने हिलोल हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे की बदनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति, पुरुष कालिदास, ये उनकी रचनाएं हैं जो उन्होंने रचना की है और उनके बारे में यहाँ बताया गया है। उसमें कौन सा है? पहले है हिल्लोल, बाद में दूसरा है जीवन के गान, तीसरा है युग का मोल, चौथा है प्रलय सृजन, पांचवा है विश्व बदलता ही गया, छठा है विंध्य हिमालय, सातवां है मिट्टी की बारात और आठवां है वाणी की व्यथा और नौवां है अंगूठी की बदनवारे, दसवां है उद्यम और विकास और 11वां है प्रकृति पुरुष कालिदास। ये उनकी रचनाएं, इतनी रचनाएं उन्होंने की थी। अब जो हमने ये जो प्रस्तुत हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पहला थोड़ा हम जान लेते हैं कि ये जो कविता है उसमें क्या बताया गया है। तो प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सी सुमन ने सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इसी कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और कार्य संघर्ष रहना और मूल्य उजागर किए गए हैं। ये जो हम काव्य तूफानों की ओर जो पढ़ने वाले हैं उसमें कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्ष में जीवन में रहकर लक्ष्य की ओर बढ़ने की हमें प्रेरणा दी है और जिस तरह वो आगे रहकर सोना निखरता है वैसे ही उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नहीं राह दिखाती है और आगे बढ़ने के लिए हमारे इस इरादे को भी मजबूत बनाती है। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो कविता है उसमें हमने क्या देखा कि इस कविता में क्या बताया गया है कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी यहाँ दी गई है। और इसी तरह और जो ये तूफानों की ओर जो कविताएं हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमें आगे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा दी गई है। इस तरह आग में रहकर सोना भी निखरता है, उसी तरह कितनी भी बाधाएं आए हम जीने की राह नई राह दिखाती है और आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। वैसे ही हमें आगे बढ़ना है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य को उजागर यहाँ किए गए हैं। ये जो तूफानों की
और जो काव्य हम पढ़ने वाले उसमें ये बताया गया है। तो ये जो शिवमंगल श्री सुमन जो इस कविता के कवि है, उनके बारे में पहले हमने जाना, उन्होंने कौन कौन सी डिग्रियां प्राप्त की उनके बारे में जाना, उनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए वो भी हमने जाना, और बाद में उन्होंने कौन कौन सी कृतियां की रचना की वो भी हमने जाना, और बाद में हमने ये कविता में क्या बताया गया है भी हमने देखा। और इतने के बाद यहाँ तक आज का लेक्चर में हम इतना देखते हैं, आगे के लेक्चर में हम इसके जो कविता है शिव मंगल श्री सुमन द्वारा जो तूफानों की ओर, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक का हम इसी लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं, और जो हमने आपको पुनरावर्तन एक करवाया उन लोग को आपके होमवर्क के रूप में आप लोगों को लिखना है, और जो शिव मंगल श्री सुमन का संक्षिप्त परिचय भी आप लोगों को अपनी फेसबुक में लिखना है। इस लेक्चर में यहाँ तक हमने रखते हैं।